गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में जो है 4th क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट किए थे। लास्ट टॉपिक हमने जो कल किया था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में रीड किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिसको हम कहते हैं, एंड WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. मतलब इसमें बोला गया कि हमने देखा है कि जो लिबरलाइजेशन है फ़ॉरेन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में किया जाता है उसे सपोर्ट किया जाता है काफ़ी सारी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ठीक है, मीन्स कि जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हेल्प करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं किसमें, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। दीज ऑर्गेनाइजेशंस से दैट, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड में, वो कहते हैं कि जो ये ट्रेड बैरियर्स हैं जो लगाए जाते हैं टैक्स के फॉर्म में, वो जो है किसके लिए हार्मफुल है, इन्वेस्टमेंट के लिए या फॉरेन ट्रेड के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं। देयर शुड बी नो बैरियर्स, कोई भी बैरियर नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, मतलब अगर कंट्रीज़ में ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड किया जा रहा है कंट्रीज़ को तो वो जो है फ्री होना चाहिए ट्रेड, कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस या बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए। ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की उन्हें जो है फ्रीडम दे देनी चाहिए। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं उनमें ट्रेड के लिए कंट्रीज़ को लिबरलाइज कर देना चाहिए, फ्रीडम दे देनी चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WTO कहते हैं इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। WTO का मेन एम ही यही है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लिबरलाइज किया जा सके, फ्रीडम दी जा सके। स्टार्टेड at the initiative of the developed countries, WTO establishes rules regarding international trade। और WTO का वर्क क्या रहता है, वो जो है इस्टेब्लिश करता है रूल्स किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड, और वो देखता है कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो ओबे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। एज ऑन जुलाई 2016 नियरली 165 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ द WTO। अगर हम बात करें जुलाई 2016 की, उस टाइम पर WTO के जितने करंटली मेंबर्स थे वो थे कितनी कंट्रीज़, 165 कंट्रीज़। Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers। इसमें क्या बताया गया कि जो WTO है वो क्या करता है, वो फ्री ट्रेड फॉर ऑल, मतलब कोई भी बाउंडेशंस वगैरह नहीं लगाता है, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं उनको जो है वो रिमूव करवाता है ताकि ट्रेड को अच्छे से किया जा सके। इट इज़ सीन दैट, इसमें जैसे बोला गया कि ये देखा गया कि काफ़ी सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, ट्रेड बैरियर्स लगा देती हैं, अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, और इसमें WTO क्या करता है, वो रूल्स बनाता है जिनके थ्रू ट्रेड बैरियर्स को डेवलपिंग कंट्री से रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो भी डेवलप हो सके। ओके, वहाँ पर भी ट्रेड को डेवलप किया जा सके। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और इसका आपको एग्जाम्पल बताया गया है कि जहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या बाउंडेशंस हैं उनको हटाया जा रहा है, वो कौन सा फील्ड बताया गया है, ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ओके, आफ्टर दैट अ न्यू टॉपिक इज़ देयर डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। यहाँ पर आपको जो है डिबेट के बारे में बताया गया है जो ट्रेड प्रैक्टिसेस पर हैं, जैसे कि you have seen in chapter 2 that the agriculture sector provides the bulk of employment and a significant portion of the GDP in India। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में रीड किया था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, और उसका जो पोर्शन है GDP में, GDP स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो भी इंक्लूड है। इंडिया की बात की जा रही है। कंपेयर दिस टू अ डेवलप्ड कंट्री सच एज द यूएस विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी एट 1% एंड इट्स शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट a teeny 0.5%, and yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sums of money from the US government for production and for exports to other countries। अब जैसे कि इसमें बताया गया इंडिया, पहले इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है और जीडीपी में भी उसका काफ़ी ज़्यादा शेयर है। और अगर कंपैरिजन किया जाए यूएस से, तो यूएस में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो सिर्फ 1% है। किसमें, जीडीपी में। जीडीपी में 1% है, और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 0.5%, काफ़ी ज़्यादा कम जो है इसकी परसेंटेज है एग्रीकल्चर सेक्टर की यूएस में। ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव, यूएस फार्मर्स कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट्स एट अब नॉर्मली लो प्राइसेस। और इसी वजह से ही जो यूएस फार्मर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा परसेंटेज नहीं है तो फार्मर्स को भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, तो इसलिए यूएस फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, लो प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्री मार्केट्स एट लो प्राइसेस, और जो दूसरे बच जाते हैं प्रोडक्ट्स उन्हें जो है दूसरी कंट्रीज़ में लो प्राइसेस पर सेल